गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता की बात करूँगा। आजकल हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज़म बढ़ा हुआ है और 24वें और 42वें संविधान संशोधन की बात करूँगा कि उनमें क्या क्या कहा गया और क्या अंतिम निर्णय क्या निकला। 1974 में 24वें संशोधन में ये कहते हुए विधिमान ने बताया कि संसद किसी भी संशोधन के तहत संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी जो 1974 में जो 24वां संशोधन किया गया उसमें स्पष्ट रूप से किया गया कि संसद भी किसी भी संशोधन के तहत जो भारत का संविधान है उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये 24वें संशोधन में ये बात संसद ने पारित की थी। लेकिन जो 42वां संशोधन जो किया पास, इसमें 42 संशोधन में संसद ने न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी बनाते हुए ये व्यवस्था की कि अनुच्छेद 368 के अधीन दिए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत इन्होंने खुद ने एक बदलाव किया, संसद ने ही। पहले तो कहा है कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 42वें में ये व्यवस्था की कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन का अधिकार देता है, संसद किसी संशोधन को करती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन न्यायपालिका ने मिनरवा मिल 1980 के मामले 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इस संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं। यानी इनका जो संशोधन था 42वां, उसके दो जो भाग थे, खंड थे 4 और 5, उनको न्यायालय ने रद्द कर दिया कि ये दोनों संविधान की मूलभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं। तो मेन बात ये दोनों ये निकल कर आई कि 24वें और 42वें की संशोधन मूलभूत ढांचे नहीं कर सकता। संशोधन करेंगे परंतु जो हमारे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जो इस तरह के शब्द हैं उनके साथ छेड़छाड़ न करें। लोकहित याचिकाएँ बढ़ी हैं। न्यायिक सक्रियता के पीछे महत्वपूर्ण हाथ लोकहित याचिका का है, या ये कहीं न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिका है तो ज़्यादा उचित एवं स्पष्ट होगा। न्यायिक सक्रियता के बारे में पूरी जानकारी लोकहित याचिका पर संक्षिप्त जानकारी आज मैं दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन ये वर्णित है, संविधान से लाभ पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। लोकहित वाद को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों में इसका काफ़ी महत्व है। पीड़ित पक्ष न्यायालय में जाने में असमर्थ हो तो अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जनहित याचिका। जनहित याचिका ऐसे मामलों में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बड़ी चर्चित विषय हैं और आप भी पढ़े लिखे लोग जो हैं, इस तरह जहाँ भी अगर वो मामला सामने आए तो जनहित याचिका बने। पीड़ित पक्ष न्यायालय में जाने में असमर्थ हो, ये याचिका पत्र द्वारा न्यायालय को संबंधित करके और लिखी जा सकती है। पत्र, सबूत पत्र या कोई फीस आवश्यक नहीं है। ये बहुत बड़ी सुविधा दे रखी है। और याचिका को लोकहित से संबंधित होना चाहिए। याचिका किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। ये लोकहित याचिका के संबंध में बातें थी। अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। ये मैं साथ साथ आपको संविधान की जानकारी दे रहा हूँ। लोकहित याचिका संबंध अनुच्छेद 32 से है। आम व्यक्ति को संविधान की जानकारी हो जाने का मतलब है कि आम आदमी वकील बन गया। मुझे याद है कई साल पहले एक चर्चा चली थी, एक सम्मेलन या जहाँ सेमिनार हो रहा था कि 20 साल पहले चली थी। अब 20 साल को हम पार भी करके 2020 आई कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को वकील का मतलब कानूनी समझ। अब हम जनहित याचिका डालें तो हमें पता लगे अनुच्छेद 32 के तहत डाली जाती है, आर्टिकल 32।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो उनकी फाइलिंग है वो आर्टिकल 32 के तहत की जाती है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हम सीखेंगे। और जो हमने पहले भी कहा कि संवैधानिक मामलों की जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज और पॉलिटिक्स की नॉलेज लास्ट में जो मैं कहूँगा, सब उधर बढ़ रहा है। ये जलेबीबाज जो सिस्टम तैयार हो रहा है वो बहुत जल्दी ये सर्वहारा वर्ग जो है, पढ़ा लिखा वर्ग है, ये काबिज हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। और ये अभी तक जो आप व्यवस्था देख रहे हो उसमें काफ़ी खामियां हैं। वो लोग राजनेता हैं ही नहीं। सही माने किसी की चौक पर अच्छी सी जलेबी दुकान चल रही है, भाई को पास अच्छा मोटा पैसा हुआ, टिकट दे दी, फिर जीत गया। कहते लहर थी। अरे लहर नहीं है। आप अपनी राजनीतिक समझ बनाएं, इन पदों पर लोग आएँ। जैसे सेना के लोग बेल्ट खींच कर पहुँचते हैं एक्टिव होकर। अभी तो और तो क्या बताएं, लोगों का विश्वास जीतना है हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। सामने लोगों ने, इन्होंने इतना विश्वास खो दिया कि भाषण देते देते और जो ही सत्ता के दिन गया पता नहीं क्या करके खड़े हो गए। एक से एक व्यक्ति की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, एक से एक नेतृत्व कोई कर रहा था, मतदाता कोई था, और जो दुर्विरोधी व्यक्ति था उसने वहाँ बुलाया और मिठाई का पजामा पहनाया और मतदाताओं को भूल गया, करते हुए भूल गया, सिद्धांतों को भूल गया। तो इस तरह के लोग, ये पूंजीवादी व्यवस्था के जो वो एक तरह से पोषक हैं, कीटाणु हैं, इनको नेता नहीं कह सकते। ये लोग प्रतिनिधि होते हैं। और प्रतिनिधि, मैंने पहले भी कहा था अपने भाषण में, वो गुलाम होता है। नेता बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, नेता को पहचानिए, नेता बनाइए। कुछ चतुर लोग हैं जो पैसे से भरे हुए हैं, स्वयं आगे नहीं आना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वो छोटे टट्टू छोड़ देते हैं कि फाँ 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 कर और वो लोगों को उस दिन भर मूर्ख बनाते रहें और जैसे तैसे धोखे से सत्ता पर कब्जा कर लें। बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको परिपक्व राजनेता तैयार करने होंगे, बिल्कुल। और यही व्यवस्था करेगी। किसी ने कहा था समझ, सब कुछ बिकाऊ नहीं होता। जब अंदर से व्यक्ति का आत्म स्वाभिमान जग जाता है तो इतना विश्वास कीजिए कि स्वाभिमानी लोगों की भरमार है, जिनके लिए धन और इस तरह का बेइज्जत धन, जहाँ उनका जमीर बिक रहा हो, कभी भी गंवारा नहीं। सभी की ये बात मंजूर थी ही नहीं। भगत सिंह जी ने कहा था कि मुझे फांसी से डर नहीं लगता। और मुस्लिमों को भी कहा जाता था, सभी बादशाहों की बीवियां नहीं बनना चाहती थी। हमारी जो महान पूजनीय बहन और माताएं, जो भारत माता की बेटियां थी, वो पर्दा प्रथा तक आ गई थी कि मुझे कोई मजबूरीवश या ताकत के बल पर मेरे साथ निकाह ना करे, विवाह ना करे। ये उर्दू की शब्दावली निकाह मैंने इसलिए बोली ताकि बादशाहों के समर्थकों को पता लग जाए, उन नीच लोगों के कर्मों का, कि भारत में इस तरह की व्यवस्था भी रही है, जोर ज़बरदस्ती। और फिर जोर ज़बरदस्ती नहीं चला तो लालची लोगों में पकड़ा गया कि तुम हमें अपनी बेटी का डोला दो। डोला ये बोलते हैं एक प्रकार से नीचे स्तर का विवाह, जैसे न कोई जाति मिल रही थी न धर्म मिल रहा था, जो उसमें प्रचलित व्यवस्था थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो लोग नीच कर्म करते थे और उनसे शक्ति और धन प्राप्त करते थे, ऐश्वर्य प्राप्त करते थे। और उनके पास बैठने वाले जो नीच थे वो लेखनी से फिर उनकी वीरता का मंडन करते थे, गद्दार। आज वो व्यवस्था नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से बच्चों में न्यायिक सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज्म, इस तरह का आज भी कहीं भी आपको अधिकारी, न्यायाधीश और नेता दिखाई दे तो आप उसका तिरस्कार करें और उसको गिरी हुई नज़रों से देखें। सिद्धांतिक लोगों को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से मैक्स वेबर की बात मुझे याद आ रही है, विधि के शासन में बल प्रयोग मान्य। वो मैं हूँ, आप हो। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, नीच कार्य करता है, तो उसे आप लताड़ें, उसकी बुराई करें, फटकारें उसे, घबराएं नहीं। इससे सुव्यवस्था और विधि का शासन समाज में भी, परिवार में भी और राष्ट्र में आपको दिखाई देगा। तो मैंने एक सक्रियता की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, जो नीति याचिकाओं की बात को आगे बढ़ाऊँ। और वकील साहिबान जितने भी, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी छवि बनाएं। थोड़ा सा समय, जहाँ कहीं भी इस तरह के जो मामले दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से उनको पुलिस पर भी हमला करना पड़ेगा। जो कानून की डंडा जिसके हाथ में दे रखा है, वो कितनी गद्दारी कर रही है, वो कानून और न्यायालय को दिखाना पड़ेगा, माननीय न्यायालय को, कि एक गाड़ी को रोका जा रहा है कम भार वाली को कि आपके पास 9 टन से ज़्यादा वजन है, और उससे और कई 2
ज़्यादा भार वाली गाड़ियों को निकाला क्यों जा रहा है। अगर कहीं निकाला जा रहा है तो उनकी प्रति सामने लाएं, घबराएं नहीं। आपको लाभ देगा समाज देगा, हम देंगे, सरकार ना दे रही होगी, आपको लाभ हम देंगे। एक व्यक्ति मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए चौक से जा रहा है और खड़ा पुलिसकर्मी हंस रहा है उसकी तरफ, और दूसरे व्यक्ति को रोका जा रहा है, ये असमानता, इससे लोगों में कानून के प्रति सम्मान घटा है। मैं पुलिसकर्मी को कहता हूँ, वो चाहे सत्ताधारी दल का विधायक मंत्री, अगर गाड़ी चलाते टाइम अगर आप और आपकी नज़रों के सामने यहाँ स्थिति और बिगड़ जाती है, तुरंत फटकारें, रोकें, तो किसी पद पर आसीन हो। गैर कानूनी व्यक्ति किरण बेदी की आज क्या छवि मैं चर्चा नहीं करूँगा, राजनीति में आने के बाद में बतौर प्रशासक कहते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी पार्किंग स्पॉट पर नहीं खड़ी थी तो उठवा दी थी किरण बेदी ने, बड़ी चर्चा में आई थी, तिहाड़ जेल में चर्चा में आई थी। आज राजनीति में आने के बाद मैं उस पर चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरा टॉपिक किसी दलगत, उसकी आलोचक भी ज़बरदस्त आज के दिन, क्योंकि वो वहाँ के उपराज्यपाल रहते हुए उस पर इस तरह के आरोप हैं कि वो सरकार के साथ असंवैधानिक ढंग से बर्ताव कर रही है, या जो बीजेपी कांग्रेस के लोगों का जो भारतीय राजनीतिक दलों का जो मामला उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अच्छे बने, मेरा यही है। और एडवोकेट्स से मैं अनुरोध करूँगा कि न्यायिक सक्रियता बढ़ाएं, जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ाएं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डालें, और बच्चों से, बच्चे में जो 11 साल से बड़े जो समझदार बच्चे जो सोशल साइंस समझ सकते हैं, सामाजिक अध्ययन समझ सकते हैं, चाहे इतना लिख नहीं पाए, इसीलिए मैं उनको सुना कर ही सिखा रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप अभी दिमाग में लाएं कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक, स्वयं नागरिक और सिद्धांतिक नागरिक बिकाऊ नहीं होता। जो आप ही बिकाऊ व्यवस्था देखते हो, इनकी जन्मजात बिकाऊ है। कहते हैं आदत निर्माण उम्र 13 से 19 साल में होती है। इनकी आदत ही ऐसी हो गई, ये जलेबी बनाने वाले, जलेबी बेचने वाले हैं और जलेबी खाने वाले, ये मेरा कहने मतलब इनको ये बात पढ़ी नहीं रखी इन्होंने कि ईमानदारी क्या होती है, सिर्फ पैसा और जलेबी, दो बात इनको ध्यान होती है। उन लोगों के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है और न उनकी ज़्यादा हमें बुराई करनी है। अच्छी एक नस्ल, अच्छे नागरिक और अच्छे नेता, अच्छे न्यायाधीश तैयार करने हैं। चैनल अपना अभियान जारी रखेगा और आपको पहले बता दिया गया है, ऐसे ही लाखों वीडियो डलनी है और फिर इसको हम पटल पर सुनाएंगे। हमारी सभाओं में भाषण नहीं, हमारी अच्छा ही बात। और यदि कहीं कमी दिखाई दे, मैं चैनल के माध्यम से भाइयों से आह्वान करता हूं कि निश्चित रूप से किसी भी तरह की कमी हो हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी उस आलोचना को सुधार करेंगे, स्वीकार करेंगे और आपका सम्मान करेंगे कि हमें अच्छा ज्ञान दिया है। तो मैं दो बात और बता दूं, जनहित याचिका से संबंधित बात। प्रत्येक नागरिक को मूलाधिकार प्राप्त नहीं है कि वो न्यायालय में जनहितवाद दाखिल करे। न्यायालय का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रत्येक जनहित याचिका को स्वीकार करे। ये एक जनहित याचिका को निरस्त करते हुए 17 फरवरी 1997 को उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने जनहितवाद के संबंध कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनको मैं पढ़ रहा हूँ। किसी ने जनहित याचिका दायर की थी तो उसको निरस्त करने के लिए किसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उस पर खंडपीठ ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी कुछ गाइडलाइंस जारी की, इश्यू सम गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट किसी बेंच द्वारा। तो प्रत्येक नागरिक को मूलाधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय में जनहितवाद दाखिल करे। न्यायालय का एक कर्तव्य नहीं है कि वो प्रत्येक जनहित याचिका को स्वीकार करे। न्यायालय को जनहित याचिका तभी स्वीकार करनी चाहिए जब वह प्रतिनिधित्व प्रकृति की हो। न्यायालय अपने समक्ष दाखिल की गई जनहित याचिका को तभी स्वीकार करेगा जब उसे समाधान हो जाए कि याचिका के बिंदु महत्वपूर्ण। हाँ, निश्चित रूप से कुछ गाइडलाइंस जारी की हर तरह की स्वीकार न की जाए, उसका कुछ सार भी हो, यानी थोड़ा सा वजन दिखाई देना चाहिए कोई मुद्दे पर। बेवजह की याचिका को रोकने तो ठोस उपाय किए जाने चाहिए। ये था कि अनावश्यक याचिकाएं जो है वो किसी को परेशान करने के नज़रिए से या इस तरह न बने। न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र, जुडिशियल एक्टिविज्म और इंडियन डेमोक्रेसी में थोड़ा सा और दो बात बताऊंगा आपको। ये बार बार बताया गया है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के द्वारा समन्वित विशेष प्रकार कार्यों का संपादन किया जाता है। हाँ, ये बात भी मुझे एक बात याद आ गई कि अभी पिछले महीने एक बार कोई
पंजाब राज्य संबंधित मामला था या एक सेवा संबंधी मामला जो भी था, जिस राज्य से था, आते रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ तक कहना पड़ा कि भाई ये भर्ती निकाय है या संविधान की रक्षा करने वाला निकाय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा। तो मैं विशेष रूप से पदोन्नति और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को एक प्रकार से आगाह करता हूँ। हमारे सामने हम स्वयं बार बार जा रहे हैं कि दो तरह की नीतियाँ अपनाते हैं। यदि भारत का कानून मंत्री या किसी राज्य का कानून मंत्री अगर ये बात पूछना चाहे तो मैं बताने को तैयार हूँ और मामले रखने को तैयार हूँ। हालांकि न्यायालयों में तो इंटरप्रिटेशन बहुत देरी से आता है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार को आदेश दिया माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने कि ये सूचनाएं दी जाएं। मेरे पारिवारिक सदस्य से संबंधित मामला था, निर्देश दिया श्रीमान ने, वो फिर भी उपलब्ध नहीं कराई। बाद में पता लगा कि भाई उनको फिर शिकायत भी डाल दी जाती है, डाली हुई है अभी किसी की, उन्होंने बताया, परंतु उसने वो सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री स्वयं कहता है कि मैं मैग्सेसे अवार्डी हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद, मैंने उसके कार्यालय को भी सूचित बता रहे थे, वो किया है कि भाई आप सूचनाओं की चोरी करते हो। फिर वो जो वकील साहब, बड़े वरिष्ठ वकील, केंद्रीय जो कैट, केंद्रीय सीमाओं के लिए जो प्राधिकरण है, वहाँ पहुँचे तो सर ने कहा कि आप ये बताइए पैनल की सर्विलेंस कब तक है। हालांकि अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। चेयरमैन साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस व्यक्ति ने जो सूचनाएं देनी थी उसमें यहाँ तक गद्दारी कर दी कि केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को भी अनसुना कर दिया और अपनी जो ओछेपन की हद थी उसको पार कर दिया। और याचिका इसके साथ लौटाई गई कि भाई इसका सर्विलेंस लेकर आओ। सर्विलेंस की बात जहाँ तक है, दो निकाय और दो तरह के मामले, यानी अगर इस वीडियो माध्यम से मैं कहूँ, भारत का कोई जज या कोई वरिष्ठ वकील अगर इस मामले में मेरे साथ बहस करना चाहे तो मैं उसको बिल्कुल एक काला चिट्ठा दिखा सकता हूँ कि कैसे भारतीय जनता पिस रही है। अब मैं विधायिका से न्यायपालिका की तरफ बढ़ूँगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या किया जाए। दो तरह की बातें बार बार लगा रहे हैं। एक जगह पैनल की सर्विलेंस का मामला अलग प्रकार का, दिल्ली विश्वविद्यालय का और दिल्ली सरकार के स्कूल, यानी कहते हैं कि इनको खुद को संवैधानिक ज्ञान नहीं है, इनके अधिकारियों को नहीं है। दो तरह की व्यवस्था है बिल्कुल। और न्यायालय के निर्णय दो प्रकार के। यहाँ एक बात और बड़ी सामने खड़ी हो गई कि उसी जो याचिका वो ले गए थी, बताए थे कि इंटरप्रिटेशन जैसे आपने खुद ने किया, इसी को आगे इंटरप्रेट करो। आपने कहा कि पुरानों के खिलाफ नए नहीं आ सकते, तो अब पुराने हम खड़े, हमारे खिलाफ नए ला रहे हैं। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि न्यायिक सक्रियता से काम नहीं चला, न्यायिक सुधार की ज़रूरत है। वकील भाइयों बता दें कि बिल्कुल आप अपनी अदालतों को भी आप देख रहे हो, आप अदालतों में सुधार की मांग उठाएं, आवाज़ उठाएं, डरे नहीं। अच्छी बात है, चाहे घर में उठाएं, बाहर उठाएं, निश्चित रूप से आपके विरोधी खड़े होंगे और शक्तिशाली आपको धमकाने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।